Hi, good evening, everyone. चलिए, तो कल हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी महिलाओं की भूमिका पर और हमने देखा था कि क्या वो कारक हैं जो महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं की भूमिका आज के समय में बदल रही है। फिर हमने कहा कि यदि हमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे देखने हैं, तो जितने भी मुद्दे हैं, उनके मूल में असमानता है कि महिलाओं और पुरुषों में के संदर्भ में यदि हम देखें, तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। फिर हमने शुरुआत की थी एक-एक करके आपकी जो विभिन्न प्रकार की असमानताएँ हैं, उनको देखने की और हमने बात की थी जेंडर असमानता की, जिसको हमने लिंग अनुपात से जोड़कर देखा और पिछले चैप्टर में, इससे पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से लिंग अनुपात समाज पर प्रभाव डालता है और लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं और उससे कुछ जुड़ा हुआ प्रश्न भी हमने देखा था जिसमें हमने कहा था कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकती है। उसके बाद हमने देखा कि मृत्यु दर में असमानता को, इसको भी हमने कल डिस्कस किया कि मृत्यु दर में असमानता यदि हम देखते हैं तो एक तो हमने कहा कि जीवन प्रत्याशा को यदि देखें तो जीवन प्रत्याशा महिलाओं की बेहतर है। फिर भी हमने कहा कि मृत्यु दर में असमानता है, वो किसको देखकर हमने कहा कि जो मातृ मृत्यु दर है उसको और जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हमारे समाज में होती है। और उसका एक उदाहरण आपको दिया था यहाँ पर जो एनएफएचएस का डेटा है, यहाँ पर ये उदाहरण के रूप में आपको दिया था और मैंने कहा था कि यदि कोई और उदाहरण आपको मिलता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी यानी गरीबी और जनसंख्या वृद्धि को हमें जोड़कर देखना है, उस प्रश्न को हम गरीबी के चैप्टर में, जैसा मैंने पहले भी बताया, गरीबी के चैप्टर में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको जो हमने एक पहलू बताया कि किस प्रकार से गरीबी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से हम दूसरा जो इसका पहलू है और पूरा प्रश्न है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे हमें उत्तर लिखना है, उसकी चर्चा हम करेंगे गरीबी के चैप्टर के साथ। चलिए, आगे बढ़ते हुए लैंगिक असमानता के प्रकार में हम देखते हैं बुनियादी सुविधाओं में असमानता। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न आता है लैंगिक समानता या असमानता के बारे में, तो ध्यान रखेंगे जब लैंगिक असमानता की बात करते हैं तो इसमें केवल महिलाएं नहीं आएंगी। इसमें जो आपके ट्रांसजेंडर्स हैं, जो थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं, तीसरा जो लिंग है, वो भी आपका यहाँ पर आएगा। पर उसकी चर्चा हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे, तो इसलिए अभी के लिए ध्यान रखें कि अभी तो केवल महिलाओं को देख रहे हैं। यदि प्रश्न आता है इस पर लैंगिक असमानता पर, तो ध्यान रखें कि लैंगिक असमानता की बात केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, उसमें हमें थर्ड जेंडर को भी देखना है। चलिए वापस आते हुए बुनियादी सुविधाओं में असमानता। बुनियादी सुविधाएं कौन-सी? एक तो हो गया आपका स्वास्थ्य और दूसरा हो गया आपका शिक्षा, कि ये जो 2 बुनियादी सुविधाएँ हैं, उसमें भी असमानता। अब यदि हम स्वास्थ्य को देखें, तो हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं की जो यदि हम आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, वहाँ तक पहुँच कम है। तो वो कैसे पता चलेगा? हम उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं, जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भी आपको इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको असमानता देखने को मिलती है। अब ये भी जो आपका डेटा यहाँ पर है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एनएफएचएस 5 का ही डेटा है, जिससे हम ये जो तथ्य हैं, उठाकर लाए हैं। इसके अलावा यदि इस वर्ष देखें 2023 में आपका प्रश्न पूछा गया था, महिलाओं से जुड़ा हुआ लेकिन वो था सुसाइड रेट पर, है ना? आत्महत्या से जुड़ा हुआ वो तथ्य था जिस पर प्रश्न पूछा। तो इस चैप्टर के एंड में मैं वो भी दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए पोषण, हमने कहा था जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हो सकते हैं, जिसमें से पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वास्थ्य में यदि हम देखें, तो आप पाएँगे कि महिलाओं का, बहुत अधिक महिलाओं का आपको सामान्य से कम बीएमआई मिलता है और साथ ही साथ ओबेसिटी यानी मोटापे की जो प्रॉब्लम है, वो आपको महिलाओं में देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि पोषण यदि नहीं मिल रहा, तो फिर मोटापा कैसे? है ना? पोषण नहीं मिल रहा, मोटापा किस लिए होता है? कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, अत्यधिक खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मोटापा हो गया। तो मोटापा यदि हो रहा है, तो उसमें पोषण की समस्या कहाँ है? तो अ, इसमें हम बात करेंगे जब हम हंगर को देखेंगे, भुखमरी को देखेंगे, तब वहाँ पर हम इस विषय की बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कि पोषण से मोटापे को आप कैसे जोड़ सकते हैं? कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि मोटापा हो रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पोषण नहीं मिल पा रहा पर्याप्त रूप से। तो दोनों बातों में विरोधाभास दिखता है, पर इस प्रश्न को आप अपने दिमाग में रखें और इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको भुखमरी के साथ दूँगा। बीएमआई का मतलब होता है, आप केवल इतना समझें, देखिए ये जो चीज़ है स्कूलों में आमतौर पर पढ़ाई जाती है। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप देख लेंगे कि कैसे वेट और हाइट को वो लेकर आपका जो रेशियो बनता है उस पर निर्धारित है ये, उससे निर्धारित किया जाता है। केवल आप ये समझेंगे कि 2 जब हम पोषण को देखते हैं तो 2 प्रकार की वहाँ पर आपको बातें देखने को मिलती है, कि एक तो होता है ओवर न्यूट्रिशन, यानी जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है, उससे अधिक मात्रा में लेना, और दूसरा होता है कि उससे कम आपको पोषण मिल रहा है, जितनी शरीर को ज़रूरत है। तो जब हम कैलोरीज़ की बात करते हैं, आजकल आपको पता है कि यदि आप थोड़े भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल कैलोरीज़ को लेकर कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, कितनी कैलोरीज़ आप खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ आप 1 दिन में बर्न कर रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी चर्चा चलती है, फ़िटनेस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर। तो वहाँ पर यदि आप देखेंगे कि शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि आपको दिन भर काम करना है। उदाहरण के लिए आप ही हैं, सुबह उठेंगे, आप स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी जाते हैं, कॉलेज, स्कूल जाएँगे, फिर वापस आएँगे। हो सकता है कि आने के बाद आप जो आपके कॉलेज, स्कूल की पढ़ाई है, वो करें। उसके बाद आप ये यूपीएससी का पढ़ेंगे, फिर रात को रिवाइज़ करेंगे और सो जाएँगे। तो ये जो आपकी पूरी दिनचर्या है, इसको करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? भोजन से। अब यदि आप पर्याप्त मात्रा में आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी। और साथ ही साथ उसके साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज़ ये है कि यदि आपको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही, तो बॉडी क्या करेगी कि आपका जो खुद का शरीर है, उसमें जितना भी आपका फैट है, वहाँ से वो ऊर्जा लेने का प्रयास करेगी। तो जिसकी वजह से आपका जो वेट है, जो वज़न है, वो अत्यधिक कम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो आपकी हाइट भी कम होगी, है ना? तो पोषण के क्या-क्या प्रभाव हैं, क्या-क्या प्रकार हैं, वो सब हम भुखमरी के साथ देखेंगे। पर अभी के लिए केवल ये समझें कि महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक तो उनका आपको आम तौर पर बीएमआई कम मिलेगा सामान्य से। बीएमआई में आपका बॉडी मास से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आपको मोटापे की समस्या, ओबेसिटी की समस्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। दोनों किस पर निर्भर करते हैं? पोषण पर। दूसरी बात ये है कि यदि हम 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को देखें, और इस वर्ष की महिलाओं को हमने क्या कहा था? कौन-सी एज है ये? उनकी रिप्रोडक्टिव एज है। तो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को देखें, जिनमें एनीमिया का एनीमिया की जो बीमारी है, इसके बारे में देख लेंगे यदि आपको नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी पॉपुलर डिज़ीज़ है। तो इस वर्ष की 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यदि देखें, तो 57% महिलाएँ, यानी 50% से अधिक महिलाओं को एनीमिया देखने को मिलता है ना? जिसमें खून की कमी होना अ, उससे जुड़ी हुई बीमारी है। तो 57%। उसके तुलना में यदि पुरुषों में देखें, तो आपको 25% पुरुषों में भी ये समस्या देखने को मिलती है।
तो आप देख सकते हैं कि यदि हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं महिलाओं की और पुरुषों की, तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में आपको असमानता देखने को मिलती है। उसके बाद हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें हमने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके अनेकों कारण हो सकते हैं। जिसके कारण हो सकते हैं कि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला, जितना उनके शरीर को रेस्ट या आराम करना चाहिए था, वो उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिला। किसी अस्पताल में डिलीवरी कराने के बजाय आपने घर पर ही डिलीवरी हो गई, या फिर बिना किसी इंस्टीट्यूशनल हेल्प के, बिना किसी संस्थागत मदद के बच्चे को जन्म दिया गया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई। और आपने देखा है कि गरीब परिवारों में आपको ये काफी ये मातृ मृत्यु दर आपको गरीब परिवारों में काफी ज्यादा दिखता है। और मैंने ये भी कहा था कि भारत को यदि हम तुलना करें अन्य देशों से, तो हमारा जो मातृ मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है। कल ही हमने इस पर चर्चा की। तो यदि आप देखें कि जो आपका मातृ मृत्यु दर है, उसको कम करने का एक तरीका तो हमने कहा है कि पोषण है, और जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी नियम आपको नियमों का पालन करना होता है, वो किया जाए। उसके अलावा संस्थागत जन्म देकर, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में, किसी अस्पताल इत्यादि में यदि जन्म दिया जाए, तो उससे हम मातृ मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। पर अभी भी हम देखें तो करीब 12% जन्म अभी भी किसी अस्पताल में या किसी की देख-रेख में नहीं होते। जब संस्थागत जन्म की बात है, तो यदि कोई नर्स है या जो दाई होती है आमतौर पर गाँव में, यदि वो भी आ जाए, तो उसको भी, अगर वो घर पर ही आ जाए, उनकी देख-रेख में यदि जन्म दिया जाए, तो उसको भी हम संस्थागत जन्म बोलते हैं। तो अभी भी 12% के करीब महिलाएँ संस्थागत किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में जन्म नहीं देती, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम आज के समय को देखें। तो पहले ठीक था, पहले आपके पास उतने अस्पताल नहीं थे, लोगों में जागरूकता नहीं थी, पर अभी भी अ, आज के समय में आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, इतना अधिक नंबर होना। उसके बाद 15 से 24 वर्ष की महिलाओं को जब हम देखते हैं, तो जो मासिक धर्म है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उस समय में आपको पता है कि हाइजीन का, साफ-सफाई का आपको ध्यान रखना है, स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है, पैड या इत्यादि आपको यूज़ करने हैं, उसको लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाई जाती है। आपकी एक मूवी भी थी जो आई थी। तो आप 15 से 24 वर्ष की लड़कियों में और महिलाओं में यदि आप देखते हैं, तो अभी भी आपकी करीब 25% या आप कह सकते हैं कि 23% लड़कियों, महिलाओं को जो आपके सैनिटरी पैड या फिर जो भी आपकी साफ-सफाई रखने के, स्वच्छता रखने के तरीके हैं, उनके बारे में नहीं पता है, उनके बारे में जागरूकता नहीं है। वो अभी भी उस प्रकार के कोई तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती। 23 से 27%। और ये जो एज ग्रुप है 15 से 24 का, यदि इस आयु को आप देखें, तो इसमें माना जा सकता है कि आज के समय में, आज के दौर में यदि हम देखते हैं, तो ज़्यादातर लोग पढ़े-लिखे हैं, है ना? जब मैं आपको आगे शिक्षा के आंकड़े दिखाऊँगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पंजीकरण करने का दर है, स्कूल में रजिस्टर करने का जो रेट है, वो बढ़ गया है, करीब-करीब 100% आ गया है। लड़के और लड़कियों के रजिस्ट्रेशन में भी अब ज़्यादा असमानता नहीं बची है, वो भी करीब-करीब एक जैसा है। फिर भी, और इतने सारे जागरूकता को लेकर आपके कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, उसके अलावा जो आपकी गैर सरकारी संस्थाएँ हैं, एनजीओज़ इत्यादि हैं, उनके द्वारा भी आपके अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। फिर भी 25% के करीब लड़कियों और महिलाओं को नहीं पता, इस एज ग्रुप में। अब ये जो आपके आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद नहीं करना है, केवल एक आइडिया रहे, है ना? केवल एक आइडिया रहे और आपको पता रहे कि हाँ, हम इसको कहीं न कहीं कोट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एनएफएचएस 5 के आंकड़ों के अनुसार आप देखिए, तो महिलाओं में इस प्रकार से मोटापा बढ़ रहा है, या 50% से भी अधिक महिलाएँ आपकी इस एज ग्रुप में एनीमिया से पीड़ित हैं। तो सभी याद नहीं करने, 1-2 बार देखेंगे, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको केवल अपने नोट्स में रहने दीजिएगा। हाँ जी, तो गरीबी तो देखिए, किसी ने बिल्कुल ठीक प्रश्न यहाँ पर उठाया, शहनाज ने, कि इसका कारण गरीबी है। जी, बिल्कुल। आप देखिए कि गरीबी इसके मूल में है। आपको जागरूकता का, शिक्षा का,
इन सब सुविधाओं का अभाव ज़्यादातर कहाँ पर मिलेगा? गरीब परिवारों में। जो यदि हम कहें जो ठीक-ठाक परिवार हैं, मिडल क्लास हैं या फिर अमीर परिवार हैं, वहाँ पर आपको इस जागरूकता को लेकर समस्या नहीं मिलेगी, है ना? परंतु जब गरीब परिवारों की ओर आते हैं या फिर जो आपके बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं, जिन्हें कहते हैं ना मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर आपके जंगल की में जो आपके ट्राइबल्स जो जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जागरूकता का स्तर बहुत कम है और साथ ही साथ यदि शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो आपका गरीबी सबसे बड़ा कारण इसको लेकर बन जाता है। तभी आपने देखा कि जब हम सैनिटरी पैड इत्यादि की बात करते हैं, एक तो उसको लेकर आपने देखा कि अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। यदि शहर में भी आप देखें तो उपलब्धता उसका एक उपलब्धता को लेकर एक चुनौती हमारे सामने आती है कि लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इसीलिए सरकार कहती है कि जो आपके पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर इसका प्रबंध किया जाए। जो आपके सरकारी, गैर सरकारी ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर इनका प्रबंध किया जाए, तो इनको लेकर कुछ ना कुछ आपकी पहल आपको सामने देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आता है, तो एक आधा उदाहरण आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, तो वो काफ़ी हो जाएगा। हाँ जी, अंग्रेज़ी शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप देखें कि जो अंग्रेज़ी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी में भी यहाँ पर लिखे गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी दोहराया है कई बार कि आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों शब्द पता हो तो बेहतर है ना? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आप केवल हिंदी शब्द देखकर अभी आपको लग रहा है कि सभी हिंदी शब्द ठीक है, सामान्य हिंदी है। लेकिन जब आप प्रश्न देखेंगे, इस बार का आप प्रश्न पत्र देखें, वहाँ पर आपको केवल सामान्य हिंदी के शब्द नहीं मिलेंगे। बहुत शब्द आपको ऐसे मिल जाएँगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे। तो इसलिए अंग्रेज़ी भी पता होना चाहिए। कोई बहुत मुश्किल अंग्रेज़ी के शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। है ना? जहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर करना पड़ता है। जैसे सामाजीकरण की बात करें तो सोशलाइज़ेशन वो करना पड़ेगा क्योंकि वो टेक्निकल शब्द है। परंतु यदि यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूशन या संस्था की बात की, तो इसमें समझने में कोई समस्या नहीं है। ईज़ी एक सामान्य अंग्रेज़ी का शब्द है। और दूसरा ये भी है कि आप यदि देखेंगे कि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल तो आपको क्वालीफाइंग पेपर के लिए भी करना है ना? क्वालीफाइंग पेपर भी तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इतनी अंग्रेज़ी सामान्य अंग्रेज़ी तो आपको आनी चाहिए। क्योंकि अभी भी आप डेली यदि समाज में रह रहे हैं, कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये कुछ ईज़ी शब्द हैं, जैसे अस्पताल कहें या हॉस्पिटल समझ में आना चाहिए, है ना? तो जो सामान्य शब्द हैं, उनको प्लीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ स्वास्थ्य को लेकर। तो आप क्या करेंगे कि जब हम हेल्थ पढ़ेंगे, स्वास्थ्य का जब हम क्षेत्र पढ़ेंगे भारत में, तब वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। तो कुछ तो स्कीम्स और प्रोग्राम सरकारी पहल आपको वहाँ से मिल जाएँगे। उसके अलावा आपके कुछ जैसे पोषण अभियान है, हमने कहा कि पोषण की समस्या है, तो पोषण अभियान उसमें महिलाओं के लिए वो है। उसके बाद जैसे आज ही आपका न्यूज़ में था, है ना? पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई पीरियड लीव को लेकर। जैसे आपको नहीं भी पता हो तो कुछ प्राइवेट ऑफिसेज़ में, कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि पीरियड लीव की सुविधा महिलाओं को उपलब्ध है, कि जब उनका ये मासिक धर्म का समय है, उस समय पर वो 1 दिन की छुट्टी ले सकती हैं ऑफिस से और उस लीव के लिए, उस छुट्टी के लिए उनको किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। उनको कोई अप्रूवल भी नहीं लेना, आप केवल वो लीव अप्लाई करें और आपकी लीव लग गई। क्योंकि आम तौर पर अगर आप छुट्टी लेते हैं, जैसे स्कूल से भी छुट्टी आपको चाहिए आपको अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं ताकि महिलाओं को भी जो समस्या है, जहाँ पर भी चुनौती है, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। तो उसको लेकर आपने देखा कि आज जो आपके मिनिस्टर हैं मैडम स्मृति ईरानी, तो उनने कुछ टिप्पणी की है। तो इस प्रकार की कुछ टिप्पणी होती है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट में रोज़ कई प्रकार की डिस्कशन होंगी, है ना? जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बना वो बड़ी बात है, उसको तो आप पढ़ ही लेंगे करंट अफेयर्स में। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी हमें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उससे क्या है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्योंकि उससे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी कि अच्छा जो पीरियड का जो समय है, जो मासिक धर्म है, उस समय पर आपको छुट्टी भी मिल सकती है। कुछ ऑफ़िसेज़ में आपको छुट्टी भी दी जाती है ना? तो
इस प्रकार की कोई चीजें हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन ही होगा, कुछ ना कुछ नया ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको एक तो करंट अफेयर्स तो वैसे ही डेली पढ़ने ही होते हैं। उसके अलावा जब अखबार को आप पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल आप देखते हैं, तो कोशिश करें कि आप उससे कुछ नया सीख लें। हर चीज़ याद नहीं करनी, पर पता हो तो बढ़िया है ना? चलिए, आगे बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर पर जब हम देखते हैं, वहाँ पर आपको असमानता देखने को मिलती है। अब शिक्षा को सबसे पहले सीधा-सीधा साक्षरता यानी लिटरेसी से जोड़ लें, तो हम यदि भारत की जनसंख्या में देखते हैं, तो महिलाओं में जो साक्षरता दर है, वो करीब 70-71% है कि 71% महिलाएँ साक्षर हैं। जबकि पुरुषों में हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि असमानता है। पुरुषों में ये 84-85% के करीब है। तो यहाँ पर भी महिलाएँ पीछे, क्योंकि आपकी शिक्षा से ही सीधी जुड़ी हुई है साक्षरता। उसके अलावा यदि हम देखें कि स्कूल में नामांकित होने वाली लड़कियाँ जो हैं 15 से 16 वर्ष की आयु में, उसमें से 8% के करीब लड़कियों का नामांकन नहीं हो पाता। ये एसर 2022 जो मैंने लिखा है, इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये एक रिपोर्ट है, अगर जिसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो तो आप देख लें, अभी पहले ही देख लें, वैसे हम शिक्षा के साथ, एजुकेशन के चैप्टर के साथ इसको कवर करेंगे। तो प्रथम एक एनजीओ है, एक सरकारी संस्थान है, जिसके द्वारा ये एसर रिपोर्ट निकाली जाती है। उस एसर रिपोर्ट की डिटेल शिक्षा में देखेंगे, तो उसके अनुसार 8% के करीब लड़कियाँ स्कूल में नामांकित नहीं होती। अब दूसरी बात ये है, मैं आपको पहले से बता दूं, नामांकित मतलब एनरोल। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एसर रिपोर्ट को देखेंगे और आगे हम चर्चा भी करेंगे, तो जब हम स्कूल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, तो अब आप देखते हैं कि करीब-करीब आपको बराबर जो आपका नामांकन दर है, वो बराबर दिखता है। पर उसमें क्या है कि जब हम नामांकन देखते हैं, तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं स्कूलिंग सिस्टम में? स्कूल एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में कहाँ से शुरुआत होती है? आपकी 3-4 वर्ष की आयु के बीच में आपकी वहाँ से शुरुआत होती है। तो वहाँ पर देखें तो नामांकन अब करीब-करीब 100% के पास हो गया है भारत में, करीब 100% के आसपास। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, और नई शिक्षा नीति कई लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, 2-3 साल से कुछ ना कुछ उसका न्यूज़ में रहता ही है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उनने जो इसका टारगेट रखा है कि कब तक हमें 100% करना है, वो भी काफ़ी करीब का रखा है, काफ़ी नज़दीक का रखा है। तो इसका मतलब कि नामांकन दर पूर्ण रूप से वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा अब कोशिशें नहीं करनी सरकार को, करीब-करीब 100% हो गया है। साथ ही साथ उसमें आप देखेंगे कि लड़के और लड़की दोनों का जो एनरोलमेंट है, जो नामांकन है, वो बराबर है। तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक असमानता नहीं दिखती। पर जब आप जाएँगे हायर एजुकेशन में, तो वहाँ पर आपको कुछ और ही पता चलेगा। जब हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको बिल्कुल अलग फैक्ट दिखेंगे। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि हर क्षेत्र में यदि हम देखें, तो महिलाएँ या लड़कियाँ जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं। आपको कुछ ना कुछ अपवाद, कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे। कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस भी साथ-साथ मिलेंगे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारी, क्योंकि आदत हो जाती है कि हर क्षेत्र में हम लिखते हुए चलते हैं कि वो पीछे हैं, महिलाएँ पीछे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपवाद मिलेंगे, और अपवाद हमेशा, जब भी कोई अपवाद है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं विशेष अवसरों की, अब विशेष अवसरों में क्या आ जाएगा? एक तो आगे उच्च शिक्षा के अवसर, उच्च शिक्षा के बाद देखिए, जब हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, और उसको हम कहते हैं, आपको पता है कि वो आपका फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार है। तो जब हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, वो ज़रूरी है, ताकि आपका जो बेसिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना? वो बेहतर हो जाए। नई चीज़ें आप सीखें, क्योंकि जो ज़्यादातर आपका विकास है, किसी भी बच्चे का, वो बहुत कम उम्र में हो जाता है, जितना भी आपका दिमाग का विकास होना होता है।
वो बहुत कम उम्र में आपका हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, वो एटलीस्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो आपका राइट टू एजुकेशन भी आपको मिला हुआ है। पर जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा का सीधा-सीधा जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा किससे? नौकरी से। कि उच्च शिक्षा में किस लिए जाता है व्यक्ति? ताकि उनको बेहतर नौकरी मिले या फिर अपना यदि वो कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, तो उसका भी उनको ऑप्शन मिले। अब उच्च शिक्षा में यदि देखें, तो उच्च शिक्षा के साथ-साथ आपको किसकी आवश्यकता है? प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण मतलब कि आप सिंपल जिसे ट्रेनिंग अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम यदि आपको आगे जाकर करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपका जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको पता ही है ना? और जब हम उच्च शिक्षा और म म जब हम शिक्षा का चैप्टर पढ़ेंगे, तो शिक्षा के साथ जोड़कर हम स्किलिंग भी पढ़ेंगे। ये जो आपका कौशल विकास है, उसको भी हम उसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मोटा-मोटी समस्याएँ क्या हैं। अभी के लिए आप ये देखें कि एक तो हमने अ, ब महिलाओं में यदि हम देखें, तो आपको उच्च शिक्षा के अवसरों में कमी मिलती है। दूसरा क्या है कि जो प्रशिक्षण के भी उनको पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है नौकरी, तो वहाँ पर भी आप पाएँगे कि जो आपकी लेबर वर्क फ़ोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें भी आपको महिलाओं का अनुपात कम दिखता है। किस लिए? क्योंकि उच्च शिक्षा में आपको कहीं न कहीं असमानता दिखती है, फिर साथ ही साथ प्रशिक्षण में असमानता दिखती है। तो ये आपकी अ, कहाँ किस स्तर पर आपने असमानता देखी? विशेष अवसरों में असमानता। अब वापस आते हैं एक बार उच्च शिक्षा पर। तो उच्च शिक्षा के अवसरों में कमी। अब ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से आपको कमी है। लेकिन यदि हम आंकड़े देखते हैं इसके, यदि हम इसके आंकड़े देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो आप पाएँगे कि ये इस पॉइंट के विपरीत है। जो केस है, वो इस पॉइंट के विपरीत है। ठीक है? तो उच्च शिक्षा में आप पाएँगे कि महिलाएँ आगे हैं, लड़कियाँ आगे हैं और जो पुरुष हैं, वो पीछे हैं। तो ये क्या है, एक अपवाद है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो जब हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे, तब वहाँ पर फिर से डिस्कस किया जाएगा, तो आपको अपने आप से वो याद हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि कुछ आंकड़े मैंने कहा, कुछ अपवाद वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप गलत ना लिख कर आएँ। चलिए, तो आपके विशेष अवसरों में असमानता। उसके बाद हमने कहा कि नौकरी के स्तर पर, क्योंकि उच्च शिक्षा के बाद आप नौकरी के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर जो श्रम बल में भागीदारी है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें आप देखेंगे कि महिलाएँ पीछे हैं। कि अगर अपने आस-पास भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर एक जनरल आइडिया भी यदि आप लें, तो आप पाएँगे कि काम करने वाले लोगों में महिलाएँ कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं। तो जो आपकी श्रम बल है, उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होगी। तो अब ये जो कार्यस्थल पर हम महिलाओं को देखते हैं, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की कि नौकरियों की जो नौकरियाँ हैं, महिलाओं को कम मिलती हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे कि कई प्रकार की समस्याएँ हैं। इसमें चाहे आपका लैंगिक जो पूर्वाग्रह है, उसको आप सोच लें कि किस प्रकार से समाज देखता है कि जो महिलाएँ हैं और पुरुषों की तुलना में वो पीछे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ पीछे हैं, वो काम ठीक से नहीं कर पाएँगी। उसके अलावा मैं हमेशा बताता हूँ कि आजकल बहुत दिखता है ये कि जब से मैटरनिटी रिलीफ आया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया है 2016 का, जिसमें कि आपके प्रेगनेंसी के समय पर महिलाओं को 6 महीने की पेड लीव देनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आम हो गया है आपके इंटरव्यूज़ में कि क्या आप विवाहित हैं कि नहीं? और साथ ही साथ क्या आप परिवार नियोजन की ओर देख रहे हैं? क्या आप कि बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में हैं या फिर आगे स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि उससे कंपनी को ऐसा लगता है कि सीधा-सीधा उन्हें नुकसान है, क्योंकि उन्हें 6 महीने तक करीब-करीब उन्हें पेड लीव देनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं कि इन चीज़ों की वजह से और जो पूर्वाग्रह है समाज का महिलाओं को लेकर, उनकी वजह से आपकी श्रम बल में भागीदारी कम है। अब पहली चीज़ तो ये कि श्रम बल में भागीदारी कम, दूसरा उसमें ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको ज़्यादातर महिलाएँ मिलेंगी। जैसे उदाहरण लीजिए कि यदि हम नर्सेज़ को देखते हैं, नर्सिंग प्रोफ़ेशन है, जो आपके अस्पताल में जो आपकी सिस्टर हैं, नर्सेज़ हैं, उस प्रोफ़ेशन में यदि हम देखें,
तो वहां पर आपको महिलाएं ज्यादा दिखेंगी, और बल्कि आप देखें कि हमेशा ज्यादातर आपको महिलाएं ही मिलेंगी। इसी प्रकार से आप किसी भी ऑफिस के, किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी कॉलेज के रिसेप्शन पे जाएंगे, तो आमतौर पर कौन मिलेगा? लड़कियां मिलेंगी। इसी प्रकार से जो टेली कॉलिंग जॉब होती है, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट के लिए फ़ोन करना, सेल्स करने के लिए फ़ोन करना, उन जॉब्स में भी आप आमतौर पर देखते हैं, टेली कॉलिंग जॉब्स में भी आपको ज़्यादातर महिलाएँ दिखती हैं, लड़कियाँ दिखती हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी प्रक्रिया है, और जो इस प्रकार की जॉब है जिसको हमने लिंग से जोड़कर देखा है। क्योंकि पुरुषों की यदि हम बात करें, तो यदि आपके घर में कभी भी प्लम्बर आते हैं, जो भी आपके पानी की इत्यादि की कोई फिटिंग है, उसमें लीकेज है, वो ठीक करने, या फिर जो आपके लुहार हैं, वो कारपेंटर हैं, वो वो आपको ज़्यादातर कौन मिलते हैं? वो आपको ज़्यादातर पुरुष मिलते हैं। तो कुछ जॉब ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, जहाँ पर आपको सामान्यतः पुरुष मिलते हैं, और कुछ जॉब्स, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादातर महिलाएँ मिलती हैं। तो जिन क्षेत्रों में आपको महिलाएँ मिलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पिंक कॉलर जॉब। तो जिसके अनुसार के केवल कुछ विषम क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी मिलती है, बाकियों में नहीं मिलती। खास तौर पर आज के, जब आप जो आपकी सेवा क्षेत्र है उसके विस्तार के साथ-साथ। तो ये क्या हुई आपकी पिंक कॉलर जॉब। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो पिंक कॉलर जॉब शब्द है, इसमें भी सीधा-सीधा क्या करा उन्होंने? पिंक से जोड़कर महिलाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। है ना? तो ये क्या है? ये भी जेंडर को लेकर, लिंग को लेकर कह सकते हैं कि जो आपका पूर्वाग्रह है, जो हमने सेक्स और जेंडर की परिभाषा में देखा, कि जेंडर क्या है, कि जो समाज आपसे अपेक्षा करता है, या जो समाज के विचार हैं, कि यदि आपका ये लिंग है, तो आप किस प्रकार से बिहेव करें, क्या ठीक होगा आपके लिए। उसी प्रकार से हमने कहा था कि पिंक और ब्लू जो आपके रंग जुड़े हुए हैं, महिलाओं से और पुरुषों से, है ना? तो पिंक कॉलर जॉब्स, इस बात को कह दिया गया कि जो कुछ विषम क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी मिलती है केवल। अब दूसरा ये है कि एक तो सबसे पहले कि श्रम में भागीदारी कम है, उसके बाद केवल कुछ क्षेत्रों में आपको महिलाएँ मिलेंगी, खास तौर पर सेवा क्षेत्र में। उसके बाद आप देखें कि जो उनकी कार्यावधि है, मतलब कि कितने घंटे तक आपको काम करना है, वो बहुत अधिक है। इसी के साथ-साथ आप पाएँगे कि पुरुषों की तुलना में अगर सेम काम है, जैसे आप एक उदाहरण के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की साइट देखें, जहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं। अब कुछ मज़दूर पुरुष हैं, कुछ मज़दूर महिलाएँ हैं। उधर भी आपको एक चीज़ तो ये दिखेगी कि महिलाएँ बहुत कम हैं और पुरुष बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर आप साथ-साथ आप ये देखेंगे कि यदि आप उनसे पूछें कि आपको 1 दिन की कितनी दिहाड़ी मिल रही है? 1 दिन की कितनी दिहाड़ी मिल रही है? तो पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को आमतौर पर कम मिलती है। ये क्या है कि काम तो आपका सेम है, काम आपका सेम है, परंतु आपको जो इनकम है, वो सेम नहीं है। यहाँ पर भी असमान था। उसके बाद आप देखें कि कार्य क्षेत्र में शोषण महिलाओं का, तो हमने क्या कहा था कि जैसे-जैसे महिलाओं की भूमिका बदल रही है, अब महिलाएँ घर से बाहर जा रही हैं। तो पहले क्या था कि घर की चारदीवारी में है, और घर में ही जो आपकी घरेलू हिंसा है, उसका शिकार हो रही हैं। अब क्या हुआ? अब घर से बाहर निकली तो पब्लिक स्पेस में जो आपकी बस का इस्तेमाल करना है, मेट्रो का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक में, सड़कों पर, गलियों में उनके साथ हिंसा हो सकती है। फिर वो पहुँची अब अपने कार्यस्थल पर, नई भूमिका का में जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करने। तो अब ये जो आपका नया काम है या जो कार्यस्थल है, वहाँ पर उनके साथ हैरेसमेंट या शोषण हो सकता है। तो आप देखें कि भूमिका जैसे-जैसे बदल रही है, जो शोषण है और जो हिंसा है महिलाओं के विरुद्ध, उसके भी अवसर बढ़ रहे हैं। ना केवल ये कि पहले हम कह रहे थे कि पहले केवल चारदीवारी में थी। अब इस बात को भी देख ही लीजिए साथ-साथ कि पहले केवल चारदीवारी में थी, और घर के जो व्यक्ति हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनके पति हैं, उनके द्वारा शोषण किया जाता था या उनके द्वारा इनका हैरेसमेंट किया जाता था। अब आप देख रहे हैं कि घर की चारदीवारी में ना तो घर वाले एक बात, और दूसरा क्या है कि बाहर से भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस चारदीवारी के अंदर आपके पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है। और इंटरनेट पे आसानी से किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है। और खास तौर पर आप देखेंगे जो आपके वृद्ध हैं और महिलाएँ हैं, उनको आम तौर पर ये जितने भी स्कैम होते हैं, कोई भी नए-नए इंटरनेट पर आपने इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में पढ़ा होगा,
फिशिंग इत्यादि, वो आम तौर पर उनके शिकार कौन होते हैं? महिलाएँ और वृद्ध। क्यों? क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है, उनको नहीं पता कि कोई लिंक भेजा गया है, किस प्रकार का वो लिंक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो आपका जैसे-जैसे डिजिटल हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी के विस्तार से महिलाओं का जीवन कुछ क्षेत्रों में सरल हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण उनका जीवन दुर्लभ भी हो गया है। उनकी समस्याएँ बढ़ भी गई हैं और खास तौर पर इस उदाहरण से आप देख सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में या कार्यस्थल पे उनके साथ हैरेसमेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, प्रोन्नति की या प्रमोशन की, तो वहाँ पर समान अवसर नहीं, क्योंकि अभी भी जो आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट थी, उसके अलावा अन्य भी रिपोर्ट आती रहती हैं कि यदि आप जितनी भी आपकी बड़ी कंपनी है विश्व भर में, उनके सीईओज़ देखें, उनके जो टॉप एग्ज़ीक्यूटिव जिसे कहते हैं, जो उनके सबसे उच्च अधिकारी हैं, उनको यदि आप देखें, तो वहाँ पर आप पाएँगे कि वहाँ पर पुरुष और महिलाओं के अनुपात में बहुत अधिक फ़र्क है। बहुत कम महिलाएँ ऐसी हैं, जो आपको टॉप पोज़ीशन में दिखेंगी। ज़्यादातर पुरुष ही आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो काम तो मिल गया, नौकरी मिल गई, मान लिया कि चलिए पे भी बराबर है, आपकी जो आय है वो भी बराबर है, पर जो प्रमोशन है, फिर उसमें असमानता। तो जो कार्यस्थल पर यदि महिलाओं को देखें, जो इनकी नई भूमिका है, वैतनिक श्रम करने वाली, तो वहाँ पर आप देखें कि पहले एंड से लेकर आखिरी तक आपको असमानताएँ दिखती हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि विवाह और बच्चे के जन्म को लेकर अलग मानक, जो मैंने आपको बताया कि आजकल तो ये इंटरव्यू में पूछा जाने लगा है ये प्रश्न, कि क्या आप बच्चा तो पैदा नहीं करने वाले फ्यूचर में या अ, अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में, ताकि उसके आधार पर डिसीजन लिया जाए कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं, है ना? तो आप देखें कि कार्यस्थल में भी यदि हम देखते हैं, तो महिलाओं का की हर स्तर पर महिलाओं का आपको शोषण देखने को मिलता है। हाँ जी, ये जो प्रोन्नति में समान अवसर नहीं है, इसको हम वही बोलते हैं ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट। अब ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है? सीलिंग क्या होती है? छत। सीलिंग क्या होती है? छत। तो छत यदि काँच की हो, ग्लास की हो, तो उसका क्या होगा? उससे आपको ऊपर की चीज़ें तो दिखेंगी, पर यदि आप जाने की कोशिश करेंगे, तो काँच आपको रोक देगा, जिसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग। तो बिल्कुल ये प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है कि आपको दिख तो रहा है कि टॉप एग्ज़ीक्यूटिव या फिर आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं कंपनी के। वो दिख ज़रूर रही है आपको दिशा, परंतु आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। पिंक कॉलर जॉब आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, पिंक कॉलर जॉब क्या है? जैसे आप देखते हैं ना कि जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, किसी भी उद्योग में काम करते हैं, तो आम तौर पर आपने देखा कि यूएस से ही ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नीले रंग के वो कपड़े आमतौर पर पहनते थे। तो वहाँ से शब्द निकल कर आया ब्लू कॉलर जॉब। अब ब्लू कॉलर जॉब क्या है? अब सिंपल ये देखिए कि ब्लू कॉलर जॉब में जितना ज़्यादा आप फिजिकल लेबर कर रहे हैं अपनी नौकरी में, तो वो होगी ब्लू कॉलर जॉब। उसके बाद अब आपकी जो सेवा क्षेत्र की नौकरियाँ हैं, उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। तो उस ब्लू कॉलर जॉब की तुलना में आप देखते हैं कि बहुत कम फिजिकल लेबर आपको करना है। आम तौर पर जो क्लर्क की नौकरी है, अकाउंटेंट की नौकरी है, जो डेस्क जॉब है, उसको हम व्हाइट कॉलर जॉब कह देते हैं और उसको सीधा-सीधा आप सेवा क्षेत्र की नौकरियों से जोड़कर देख सकते हैं। तो वहीं से शब्द निकल कर बनकर आया, उसी कॉन्सेप्ट से बना आपका पिंक कॉलर जॉब, जिसके बारे में बता दिया। हाँ जी, तो माँ बनने का प्रश्न क्यों इंटरव्यू में पूछा जाता है? जैसा मैंने बताया कि अ, आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या करेंगे आप कि जब रिवाइज़ करेंगे, इसके बारे में आप एक बार देख लेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्योंकि आपको पता है आपने डीपीएसपी अपने पढ़े होंगे, है ना? जो राज्य के दिशा निर्देश हैं, वो आपने पढ़े होंगे, डीपीएसपीज़ अपने। उनमें से एक है कि जो महिलाएँ हैं, उनको मैटरनिटी रिलीफ़ दी जाए। तो उसी के आधार पर आपका बन गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो शायद आर्टिकल 42, हाँ जी, आर्टिकल 42 के आधार पर, आर्टिकल 42 को, और आपको एक प्रश्न भी पूछा जाता है ना कि डीपीएसपी कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है? ये एक प्रश्न बनता है, तो उससे जोड़कर आप देखेंगे कि आर्टिकल 42 है, उसी के आधार पर आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 2016 में, जो मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है।
कार्य अवधि कैसे अधिक है? देखिए कार्य अवधि हमने कहा कि सिंपल ये है कि कार्य अवधि कि अगर कोई पुरुष है वो 7 घंटे काम कर रहे हैं तो महिलाओं से 9 घंटे काम करवा रहे हैं। वहाँ पर कार्य अवधि अधिक और दूसरा कार्य अवधि अधिक को यदि आप देखेंगे तो जो भी आपकी औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की जॉब है, नौकरियाँ हैं, वहाँ पर है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि वो अन्य लोगों के लिए भी जो अन्य वर्कर हैं, उनके लिए भी कार्य अवधि अधिक है। पर खास तौर पर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं, तो उतना सेफ नहीं है। अब एक सोच कर देखिए एक रिसेप्शन की जॉब है, मान लीजिए, वो कम से कम 12 घंटे की होती है। तो जो 2 सबसे लंबी जॉब हैं, उनमें से एक तो पुरुष करते हैं जो है सिक्योरिटी गार्ड की, कि आम तौर पर जबकि ये नियमों के विरुद्ध है, आम तौर पर आप पाएँगे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में प्रकार से रिसेप्शन की जॉब भी यदि आप देखते हैं, तो उसमें भी जो आप औसतन आप पाएँगे कि 10 से 12 घंटे का शिफ्ट है, कि आपका मान लीजिए किसी होटल में किसी में भी जाते हैं, तो दिन भर में वो केवल 2 शिफ्ट बदलेंगे, कि रात की शिफ्ट है तो उसमें कोई लड़के रहेंगे और जो सुबह की शिफ्ट है, उसमें कोई लड़की रहेंगी। तो सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक एक व्यक्ति, फिर रात को 9 से सुबह 9 बजे तक दूसरा व्यक्ति। इस प्रकार से आपकी 12 घंटे की शिफ्ट बनाई जाती है। तो वो क्या है कि आपकी बहुत अधिक कार्य अवधि है और ये खास तौर पर आपकी जो एक तो औद्योगिक क्षेत्र से आपने देखा होगा कि जब एमएसएमईज़ में काम को आप देखते हैं, जो आपके छोटे उद्योग हैं, वहाँ पर आप काम देखते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार के काम है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, ये कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट में करना क्या है, आप इसको हाथ से दोनों को अलग-अलग करना है, इस प्रकार का काम। या फिर आपने देखा होगा कि मास्क बनाने के लिए अब आपने कोविड के समय में खास तौर पर देखा होगा कि मास्क बनाने का काम जो है, वो ज़्यादातर महिलाएँ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो जो बीच का मास्क का पार्ट है, वो बनकर आ रहा है और साथ ही साथ आपके वो जो अ, कानों में डालने की वो जो रबर बैंड है, वो अलग से आ रही है। तो उसमें केवल एक चीज़ करनी है कि आपको जो गन है, जिससे चिपकाते हैं, जो ग्लू गन जिसको बोलते हैं, वो बंदूक की शेप में होती है जिसमें फेविकोल जैसा एक पदार्थ होता है, जिससे आप चिपकाते हैं तो वो यहाँ पर लगाना है और ये ऐसे चिपकाना है। और आपने देखा कि इसमें बहुत अधिक महिलाओं ने काम किया और खास तौर पर आप देखेंगे कि इससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न भी बना यूपीएससी में और आपके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन हर सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप ये काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे उद्योग कर रहे थे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। कार्य क्षेत्र में शोषण ये समझाया था ना कि अब जो आप अपने काम पर वर्क प्लेस में पहुँचे, तो वहाँ पर यौन शोषण होना, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर हर ऑफ़िस में आपको मैंडेटरीली मतलब ज़रूरी रूप से, अनिवार्य रूप से आपको वो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो पॉलिसी है, वो पढ़कर समझनी होती है। फिर उसके बाद आपको बाकायदा क्वेश्चन्स करने होते हैं, कि आपको समझ में आई कि नहीं, कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती हैं, या यौन उत्पीड़न हो सकती है। तो आपका यौन शोषण हो सकता है ऑफिस में, अन्य किसी भी प्रकार का शोषण हो सकता है महिलाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए, पिंक कॉलर जॉब आपको बता दिया गया है 2 बार, तो कृपया प्लीज़ ध्यान रखें क्लास में। आपका प्रश्न है वो मैं आपको आगे बता दूँगा, क्या प्रश्न पूछा गया था। वो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आएँगे तब मैं आपको वो प्रश्न बता दूँगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था, वो हमने डाल भी रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, कार्यस्थल पर यदि हम महिलाओं को देखें, जो इनकी नई भूमिका बदल गई है, तो उससे जुड़ी हुई क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं स्वामित्व की असमानता की ओर। स्वामित्व आप सिंपल आइडिया लें प्रॉपर्टी के राइट्स का। तो हमने पहले भी कहा था जब हम परिवार की बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है, संपत्ति का जो अधिकार है, उसमें परिवर्तन आया है। अब जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं परिवार की, उनका भी बराबर हक है अपने जो पिता हैं उनकी संपत्ति पर। पर फिर भी आप देखेंगे, अब ये नीचे आंकड़े देखें तो ज्यादातर आपके राज्यों में आप पाएँगे कि जो ये स्वामित्व को लेकर आप देखिए कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। क्योंकि एक तो खुद की प्रॉपर्टी होना एक बात है, आमतौर पर भारत में क्या कॉन्सेप्ट है? आमतौर पर भारत में ये कॉन्सेप्ट है कि जो परिवार है, उनकी एक संपत्ति है, सभी एक साथ रहते हैं, आमतौर पर यही है। तो वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उस चीज़ को यदि आप देखें, तो आप पाएँगे कि बहुत अधिक कई राज्यों में आपको ये जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। कम होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी आंकड़े कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, 27%, 23%, 21% और फिर भी आपको कई राज्यों में ये कम होता हुआ दिखता है। जिसकी वजह से हमने कहा कि वृद्ध अवस्था में भी
हमने कहा था ना कि वृद्ध अवस्था में आमतौर पर महिलाओं को क्या चुनौती है? पुरुषों को भी चुनौतियाँ हैं, महिलाओं को भी हैं। पर महिलाओं को ज़्यादा चुनौती ये है कि उनके पास आमतौर पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आमतौर पर उनके पास किसी भी प्रकार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए वो पुरुषों से ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो यहाँ पर आप देखें कि आपकी सरकारी एक तो ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार दे दिया गया महिलाओं को, लड़कियों को। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आम तौर पर एक तो उसको यूज़ नहीं किया जाता। उसका जो प्रयोग है वो बहुत सीमित है। उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्योंकि आम तौर पर क्या बात होती है कि आपने यदि प्रयोग किया, अगर आपने कहा कि लड़की है परिवार की, उसने कहा कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अगर उन्हें या तो मना कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, हम आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि यदि वो उनको दे भी देते हैं, तो आम तौर पर क्या अवधारणा है कि आप अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लें, उसके बाद आप इस परिवार से कोई भी ताल्लुक ना रखें। उसके बाद ये परिवार अलग है, आप अलग हैं। आप अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लें और जाएँ। कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर उनके पास परिवार के पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं बचा, सिवाय प्रॉपर्टी दे देने के। तो वहाँ पर दे देंगे, पर फिर कहेंगे कि हमारा आपका रिश्ता खत्म। तो एक तो उसका प्रयोग बहुत सीमित है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि उसकी यदि प्रयोग किया जाता है तो फिर स्वीकार्यता में कमी है। और दूसरा क्या है कि मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पर वो उदाहरण देख सकते हैं कि सरकारी पहल इसमें क्या है, सरकारी हस्तक्षेप क्या है? एक तो जो संपत्ति का अधिकार दिया गया वो सरकारी हस्तक्षेप है। दूसरा क्या है कि जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकरण होता है आपके किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी भूमि का, तो उसमें महिलाओं के नाम पर यदि वो प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पर आपको छूट मिलती है 1% की रजिस्ट्रेशन में। और जो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी की यदि कीमत देखिए 50 लाख, 1 करोड़, तो उसका 1% बहुत होता है। तो इसलिए आजकल यदि आप देखें, तो महिलाओं के नाम पर भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण प्रॉपर्टीज़ का बढ़ने लगा है। पर फिर भी ध्यान रखेंगे कि वो उनके नाम पर है। उनका नाम पर होना और उनका स्वामित्व और उनका अधिकार होना दोनों अलग बात है ना? दोनों अलग बात है कि उनके नाम पर प्रॉपर्टी बेशक है, पर क्या वो उसकी खरीद-फरोख्त कर सकती हैं? नहीं। उसमें आपको पता है कि परिवार की अनुमति सबसे ज़रूरी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी केवल नाम पर रजिस्टर होने से भी आपको नहीं पता चलता कि महिलाओं की परिस्थिति क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि उनके नाम पर है, पर उनकी नहीं है। ये जो आपके लिखे हैं, ये जो आपके राज्य हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इससे आपको राज्य भी याद हो जाएँगे। प्रयास करें, एपी क्या हो सकता है ना? एएस क्या हो सकता है? कौन से राज्य हैं? बीआर क्या हो सकता है? तो उससे आपको राज्य भी याद हो जाएँगे, प्रयास करें। बिहार, गोवा, कर्नाटक आपको सभी, केरला आसानी से पता चल जाएँगे। वैसे इससे ये है कि जो आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपके जो भी आपके व्हीकल हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा, अगर आपको वो पता है। उससे आपको पता चल जाएगा कौन-सा राज्य है। हाँ जी, देखिए जब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एसके सिक्किम। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपकी ये एनएफएचएस हो रहा है ना, तो ये फेजेज़ में होता है। एक साथ पूरा नहीं होता। तो अभी भी आप देखेंगे कि हर राज्य का हर आंकड़ा नहीं है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसके आंकड़े हमारे पास नहीं है। जैसे कल भी हम देख रहे तो उनमें से भी आपने देखा कि कुछ राज्यों के आंकड़े नहीं थे वहाँ पर। सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी है। तो कुछ राज्यों के कुछ आंकड़े नहीं अवेलेबल, कुछ राज्यों के कुछ आंकड़े नहीं अवेलेबल। लेकिन इसका फेज़ 2 के जो आंकड़े आने हैं, वो अभी भी बाकी हैं। तो करीब-करीब 11 राज्यों के आंकड़े रह गए हैं। तो वो जब आंकड़े आ जाएँगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, जब भी आएँगे। लेकिन तब तक के लिए जो भी हमारे पास है, तब तक के लिए जो भी हमारे पास है उसका ध्यान रखें। झारखंड नहीं है, इसमें नहीं होगा, हरियाणा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। टीआर त्रिपुरा, तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु होता है टीएन। चलिए इसको इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। इसको आप देख लें केवल आपको दिखाने के लिए। तो ये क्या हुआ, स्वामित्व में असमानता। अब उसके बाद इससे जुड़ी हुई एक अवधारणा है, उससे जुड़ी हुई एक अवधारणा है गरीबी का महिलाकरण। जैसे हमने क्या कहा, वृद्ध जनसंख्या है उसका महिलाकरण हो रहा है। फिर हमने उसी के साथ जोड़कर क्या कहा था, कृषि है उसका महिलाकरण हो रहा है। इसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, गरीबी है जो, उसका भी महिलाकरण हो रहा है। मतलब क्या है कि जो यदि गरीबों को देखें उसमें महिलाओं का अनुपात ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। यदि हम देखें कि कितने गरीब लोग हैं, उसमें आप पाएंगे कि महिलाओं का अनुपात ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। अब उसके अनेक कारण हैं, जब गरीबी पढ़ेंगे और गरीबी के बहुत सारे हम फैक्टर्स को देखेंगे,
गरीबी के बहुत सारे जो कारक हैं उनको हम देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, वहां से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि गरीबी का महिलाकरण क्यों हो रहा है। उसके अलावा यदि आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि कृषि की उत्पादकता कम हो रही है। जैसे मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कृषि पर आधारित नहीं है। मैं केवल आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इसे सोचना है इस कॉन्सेप्ट को। तो हमने कहा कि कृषि में उत्पादकता कम हो रही है। कृषि में उत्पादकता कम हो रही है, तो कृषि से आय कम हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि कृषि का महिलाकरण हो रहा है, कि महिलाएँ और अधिक उसमें कृषि में अब भाग ले रही हैं। जो किसकी वजह से हो रहा है? प्रवासन की वजह से खास तौर पर हो रहा है। तो यदि कृषि की उत्पादकता कम है, महिलाएँ कृषि में ज़्यादा जा रही हैं, तो उससे क्या होगा? गरीबी का महिलाकरण। इसी प्रकार से आप जो अन्य चीज़ें अभी अभी हमने बात करी कि आपका असमानता है नौकरी में। अब नौकरियों में असमानता है, आप उनको नौकरी नहीं देंगे, लैंगिक असमानता होगी, उसकी वजह से क्या होगा? गरीबी का महिलाकरण। उसी के साथ-साथ जब हम गरीबी को पढ़ेंगे, तो गरीबी में हम एक कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। क्षमता की हम बात करते हैं कि क्षमता हमें देखनी है, ठीक है? उसपे डिटेल में आगे चर्चा होगी। उस पे डिटेल में आगे चर्चा होगी, तो अभी के लिए केवल सोचें, तो उसमें हम ये कहते हैं कि महिलाओं की क्षमता भी नहीं है। किस लिए? क्योंकि शिक्षा में असमानता है, स्वास्थ्य में असमानता है, उच्च शिक्षा में असमानता है, कौशल विकास की यदि हम बात करें, वहाँ पर असमानता है, जिसकी वजह से गरीबी का महिलाकरण हो रहा है। तो इसमें आय, संपत्ति, समय, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक बहिष्करण इत्यादि सभी पर ध्यान केंद्रित है। तो जितने भी प्रकार की हमने असमानता पढ़ी, सभी से आएगा क्योंकि यदि आपकी सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से बहिष्करण है, उसकी वजह से आप देखें कि उसकी वजह से महिलाओं को लेकर एक अलग प्रकार का माइंडसेट होगा। उनकी समाज में प्रस्थिति बेहतर नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका वो जिसकी वजह से महिलाओं में गरीबी बढ़ेगी। तो ये जितने भी हमने कई प्रकार पढ़े असमानता के, उनसे आप देख सकते हैं कि जो गरीब हैं, उनकी जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है। दूसरा क्या है, जब हम आगे जाकर गरीबी के चैप्टर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे आयाम हैं। गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है? तो कुछ संकेतकों के माध्यम से, कहीं 10, कहीं 12 संकेतकों के माध्यम से हम आज के समय में गरीबी का मापन करते हैं। जो न्यूज़ में भी रहता है, आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर उसको फिर भी हमें डिटेल में डिस्कस करना ही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, जो सीधा-सीधा महिलाओं की स्थिति की ओर इंगित करते हैं। आयाम मीन्स डायमेंशन, आयाम मीन्स डायमेंशन, फैक्टर मतलब होता है कारक। चलिए, तो इस अवधारणा को ध्यान रखेंगे क्योंकि अ, इस पर भी आप सोच सकते हैं कि सीधा नहीं तो इनडायरेक्टली इस पर प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि वो गरीबी और लैंगिक असमानता को यदि जोड़ दें, तो वहाँ से आपका एक प्रश्न निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि गरीबी को जनसंख्या के साथ जोड़ दिया, गरीबी को भुखमरी के साथ जोड़कर प्रश्न पूछ लिया, जनसंख्या वृद्धि को महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर पूछ लिया। तो इसी प्रकार से लैंगिक असमानता और गरीबी को जोड़कर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यदि उनका जुड़ाव होता है, तो ये जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिया है, ये जो आपको आइडिया दिया है, उससे आपका उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हो पाएगा। खपत की टोकरी से मापते हैं। नहीं, नहीं, अभी आइडिया बदल गया है। अभी आप देखेंगे यदि गरीबी को, ये जो खपत की टोकरी है, ये बहुत पुराना आइडिया है। गरीबी को यदि हम देखेंगे और आगे जाकर उसकी चर्चा करने वाले हैं, तो अब देखेंगे कि अब बिल्कुल अलग तरीके से गरीबी का मापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, घरेलू क्षेत्र में असमानता, तो सबसे बड़ी असमानता क्या है कि जितना भी अवैतनिक श्रम है, वो महिलाएँ कर रही हैं। जो घर के कार्य हैं, जो गृह के कार्य हैं, उनकी पूरी ज़िम्मेदारी महिलाओं पर है। और ये जो श्रम विभाजन की प्रक्रिया है, जिसमें पुरुषों को मिलता है वैतनिक श्रम और जो महिलाओं को मिलता है अवैतनिक श्रम, वो असमानता का प्रकार है। उसके बाद यदि आप वैवाहिक जीवन में देखें, तो वैवाहिक जीवन में जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो किस पर आ जाती है? महिलाएँ पर। उसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर आप देखेंगे, इस इमेज से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है? काम का दोहरा बोझ। मतलब क्या है कि महिलाएँ हैं जो घर के काम कर रही हैं, बच्चों का ध्यान रखना, खाना पकाना, साफ-सफाई इत्यादि।
और वही महिला और क्या कर रही है? वही महिला जाकर अपने ऑफिस का काम भी कर रही है। इसका मतलब घरेलू जो कार्य हैं, अवैतनिक श्रम वो भी महिलाएँ कर रही हैं, जो वैतनिक श्रम है वो भी जाकर वही महिला कर रही है। तो ये क्या हुआ? काम का दोहरा बोझ। जैसे आप देखेंगे कि सुबह जो आपकी माँ है वो उठी, मान लीजिए जिनकी भी वर्किंग मदर है, मान लीजिए कोई बैंक में नौकरी करती हैं, स्कूल में करती हैं या किसी और उद्योग इत्यादि में नौकरी करती हैं, तो सुबह उठेंगी, घर का सारा साफ-सफाई करेंगी, खाना बनाएँगी, उसके बाद सभी को जो उनका लंच है वो पैक करके देंगी। उसके बाद अपने रेडी होकर वो अपने ऑफिस जाएँगी, काम करेंगी, फिर वापस आएँगी, फिर शाम को आकर वही खाना बनाना, सभी को देना। उसके बाद अगले दिन वही रिपीट। तो ये क्या हुआ? क्योंकि बाकी लोग क्या ये कर रहे हैं? नहीं। आप जाएँगे स्कूल, स्कूल से आने के बाद या कॉलेज से आने के बाद अगर आपको कोई कह दे कि ये पेन यहाँ पर रखा है, इसको हिलाकर आप थोड़ा-सा ड्रॉवर में पहुँचा दें, तो वो भी आप करना ठीक नहीं समझते, है ना? इसी प्रकार से जो अन्य सदस्य हैं परिवार के, वो भी उस प्रकार से घर के जो भी अवैतनिक श्रम है, जो घर का से जुड़े हुए घरेलू कामकाज जितने भी हैं, उनमें उस प्रकार से सहयोग आपको नहीं दिखाई देता पुरुषों का। अगर लड़की है तो वो लड़की स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, फिर आकर वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाएँगी। पर लड़के हैं तो नहीं, फिर वो खेलने निकल जाएँगे या जो भी उनको करना है, बाहर घूमने निकल जाएँगे। तो इससे क्या दिखता है आपको? काम का दोहरा बोझ। तो काम का दोहरा बोझ ना केवल वैवाहिक जो महिला है, विवाहित महिला है, ना केवल उन पर, बल्कि यदि हम लड़कियों को भी देखते हैं, वहाँ पर भी आपको ये दिखता है। और इसका आपको सीधा-सीधा आइडिया मिलेगा जब हम शिक्षा की बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद अटेंडेंस का जो रेट है, अटेंडेंस होता है ना आपका, आप स्कूल में जाते हैं कि आप आए थे कि नहीं, आपकी जो हाज़िरी लगती है। तो अटेंडेंस का यदि हम रेट देखते हैं तो एक समय के बाद वो गिरने लगता है। और जब लड़कियों को वहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, कि लड़कियाँ किस लिए क्लास अटेंड नहीं कर रही? उसमें सबसे बड़ा रीज़न आता है, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना। उसके दूसरे भी कारण हैं, उसके दूसरे कारण ये हैं कि पढ़ाई में रुचि नहीं होना, किसी का बाल विवाह हो जाना, अन्य कोई कारण कि परिवार में पैसा नहीं है अब आगे शिक्षा के लिए भेजने का। पर उनमें से मुख्य कारण यही होता है कि घरेलू कामकाज में उनको हाथ बटाना है इसलिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पर कोई बता रहे हैं कि हमें भी स्कूल, कॉलेज से आने के बाद जो घर का बिज़नेस है, उसमें हाथ बटाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वहीं आप देखेंगे कि स्कूल में जब लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात में घरेलू कामकाज आगे, जब लड़कों की बात करते हैं, तब क्या आएगा? वैतनिक श्रम, कि वैतनिक श्रम उनको करना है, घर के अपने परिवार के साथ आर्थिक सहयोग करना है। इसी वजह से ज़्यादातर लड़के स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं या उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है। तो दोनों के अलग-अलग कारण आपको देखने को मिलते हैं और आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। चलिए जो भी कह रहे हैं डेली कैलोरीज़ इत्यादि की बात कर रहे हैं, ठीक है आपका पॉइंट, अभी तक मापन किया जाता था। पर अब आप देखें कि भारत में गरीबी मापन कैसे हो रहा है। आप इसको गूगल कीजिएगा या फिर आप वैश्विक स्तर पर भी आप इसको गूगल कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, तो ये क्या हुआ आपकी घरेलू क्षेत्र में असमानता। इकोनॉमी में यही था। नहीं, नहीं, मैं चलिए एक बार ये बात क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। देखिए, आपको शायद समझने में